साथियों नमस्कार। साथियों, तहव्वुर राना भारत आ चुका है। ये खबर कल से वायरल है, ट्रेंडिंग है, आपको भी पता चल गई होगी और आपको भी काफी हद तक पता चल गया होगा कि तहव्वुर राना है कौन। हम शॉर्ट में इसके बारे में बताएंगे। हमारा इस वीडियो में मकसद है उस वक्त जो घटनाएं चल रही थी उन घटनाओं का भारत की राजनीति में क्या रोल था, भारत की राजनीति किस तरह से अपने आप को सिद्ध कर रही थी और भारत की राजनीति किस तरह से करवट बदल रही थी, वो सारी चीजें आप देखिए। और किस तरह से नैरेटिव बनाया जाता है, किस तरह से लोगों की ब्रेन वॉशिंग करी जाती है, किस तरह से रिलीजन पॉलिटिक्स होती है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले तो दो लोगों को पहचानिए, ये है तहव्वुर राणा, ये है डेविड हेडली। ये डेविड हेडली सुनने में लगता है कोई अंग्रेज टाइप का आदमी, ये कोई अंग्रेज नहीं है, पाकिस्तानी है ये दोनों। तहव्वुर राणा अब ऐसा दिखता है, 64 साल का व्यक्ति है। ये जो डेविड हेडली है, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है दाऊद सैयद गिलानी। दाऊद सैयद गिलानी पाकिस्तानी है, तहव्वुर राना भी पाकिस्तानी है। ये जो दाऊद गिलानी है, इसको लश्कर ए तैयबा के जो चीफ है हाफिज सईद, उसने बोला कि तुम अंग्रेज जैसे दिखते हो, तुम अपना नाम चेंज कर लो और अंग्रेजी नाम रख लो। तब से इसने अंग्रेजी नाम रखा अपना डेविड कोलमैन हेडली। सुनने में ऐसा लगता है कोई विदेशी। हम 2008-9 के आसपास की बात बता रहे हैं, तब हम खबरें सुनते थे तो ये हेडली बड़ी चर्चा में रहता था। 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक ये चर्चा में रहा है, लेकिन चूंकि उस वक्त उतना नहीं पता था। तो आज हम बताते हैं इसका पूरा सीन क्या है और किस तरह से ये लोग पूरी साजिश रच रहे थे और भारत पहले क्यों सफल नहीं हो पाया तहव्वुर राना को भारत लाने में, अब क्यों सफल हो गया, ये भी पॉलिटिकल आयाम बताएंगे। और ऐसा क्यों है कि भारत डेविड हेडली को लेकर के नहीं आ रहा, ये यूएस की जेलों में आज भी बंद है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो 2008 में आपको पता है हमारे देश में लगभग लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकी प्रवेश करते हैं समुद्र मार्ग से, उन्हें प्रवेश कराया जाता है। ये 10 आतंकी हमारे देश के लगभग 8 ठिकानों पर हमला करते हैं, जिनमें होटल ताज भी है, होटल ओबरॉय, ट्राइडेंट ये भी है। और इस पूरी घटना में लगभग 166 लोग मारे जाते हैं। होटल ताज चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि सबसे ज्यादा कैजुअलिटी वहीं होती है। इसमें लगभग 25 लोग ऐसे भी मारे जाते हैं जो विदेशी मूल के थे, जिसमें यूके, यूएस, फ्रांस, बड़े बड़े देशों के नागरिक भी शामिल थे। जानबूझ करके ऐसी जगहों को चुना गया जहां पर अगर हमला करते हैं या जहां पर जो है लोगों को मारा जाए तो न सिर्फ पूरे देश में सुर्खी बने, पूरी दुनिया में भी सुर्खी बने। ये तो वहां हो ही रहा था। अब सब जब होटल ताज में ये हमला चल रहा था और ये 10 आतंकी आ गए थे, तो हमारे कुछ मीडिया वाले ऐसे थे जो वहां पर लाइव कवरेज दिखा रहे थे। सभी लोग तहव्वुर राना की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि मीडिया का क्या रोल था। मीडिया वहां पर लाइव दिखा रही थी, हम भी उस जमाने में देख रहे थे। बकायदा मीडिया ये भी दिखाती थी कि देखिए अब यहां से हमारी एनएसजी के कमांडो घुस रहे हैं, देखिए अब यहां से एनआईए की टीम घुस रही है। बकायदा लाइव आप दिखाओगे तो अंदर जो आतंकी मौजूद हैं उन्हें भी तो दिख रहा है ना टीवी पे, अच्छा अच्छा इस वाले गेट से आ रहे हैं, ठीक है हमें उस गेट पे चले जाना चाहिए। तो हमारी मीडिया शुरुआत से गैर जिम्मेदार रही है, इस पर भी काम होना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। दूसरा, ये जो 10 आतंकी आए थे इनमें से 9 मारे जाते हैं और एक पकड़ा जाता है जिसका नाम था अजमल कसाब। हमारे देश को ऋणी होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, मैं तो कहता हूं सर्वोच्च पुरस्कार दे देना चाहिए उन व्यक्ति को, उन शख्स को जिन्होंने इस अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था। एक सब इंस्पेक्टर थे, उनका नाम तुकाराम ओम्बले है। ये व्यक्ति, ये सब इंस्पेक्टर साहब जो थे, इन्होंने कसाब को पकड़ लिया। वो बात अलग है कि कसाब ने बाद में इन पर AK-47 से फायरिंग करी और ये शहीद हो गए, हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इन्होंने इस कदर उसको पकड़ा था कि कसाब बाद में जिंदा पकड़ा गया। और कसाब का जिंदा पकड़ा जाना जरूरी था। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना जरूरी इसलिए था क्योंकि कसाब के हाथ पर एक कलावा बंधा हुआ था। अगर आप चित्र में देख पा रहे हो तो ये देखिए, ये जो पूरा कलावा है ये कसाब के हाथ पे नहीं, ये जितने भी 10 आतंकी आए थे उनके हाथ पर बंधा हुआ था। ये सभी फेक आइडेंटिटी के साथ आए थे, हिंदू नाम रख करके आए थे। और अगर ये कसाब मारा जाता, आप यकीन मानिए उस दिन अगर ये कसाब मारा जाता तो हमारे देश में ये सिद्ध कर दिया जाता कि ये आतंकी हमला हिंदुओं ने करवाया है और इसमें आरएसएस मिली हुई है। एड़ी से लेकर के चोटी तक कोई भी जोर लगा लेता, सिद्ध नहीं कर पाते कि पाकिस्तान ने करवाया है। वो तो इसको पकड़ा, लीड्स मिली, हम पॉइंट्स को जोड़ते गए, इसने जब सारी बातें बताई तब पता चला कि लश्कर ए तैयबा ने करवाया है, हाफिज सईद ने करवाया है। आप कहोगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवाद की संकल्पना गढ़ी जा रही थी? क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार उस वक्त केंद्र में थी वो ना तो कोई स्टेप उठा रही थी, बल्कि कांग्रेस के लीडर खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ये बता रहे थे कि ये तो आरएसएस की साजिश है। आपको अगर सबूत देखना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए।
दिग्विजय सिंह ने एक बुक लॉन्च करी थी जिस बुक का नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। इस बुक के लॉन्च के दौरान उन्होंने खुद बताया था कैसे भगवा आतंकवाद बढ़ रहा है। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11. जहां चारों तरफ झूठ ही झूठ फैला हो उसमें सच बोलने वाले को क्रांतिकारी कहकर पुकारा जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि बर्नी साहब ने क्रांति से कम कोई काम नहीं किया, मुशर्रफ साहब ने भी तो किया है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बाद में भगवा आतंकवाद के बारे में जिक्र किया कांग्रेस के होम मिनिस्टर जो बने थे बाद में, सुशील शिंदे ने भी, उन्होंने भी भगवा आतंकवाद को आगे बढ़ाया। और कांग्रेस ने 2011-12 के आसपास एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते हैं कम्युनल वायलेंस बिल। ये बिल बाद में एक्ट नहीं बन पाया, लेकिन ये बिल क्या था कि इस देश में कहीं भी कम्युनल वायलेंस होंगे यानी कि हिंदू मुसलमान के झगड़े होंगे तो उसमें आरोपी इस देश की मेजोरिटी को ही माना जाएगा। और देश की मेजोरिटी कौन है? हिंदू। कहने का तात्पर्य अगर जम्मू कश्मीर में भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है तब भी आरोपी हिंदुओं को ही माना जाएगा। वो बात अलग है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान मेजोरिटी में है। ये बात कर रहे थे देश की मेजोरिटी की। तो इस तरह के जो उस समय लगातार चीजें चलाई जा रही थी, उस समय कांग्रेस का, यूपीए का सिर्फ एक मकसद था कि कैसे भी इस देश में एक पैरेलल हिंदू आतंकवाद, आरएसएस का आतंकवाद, इस तरह की चीजें गढ़ दो जिससे कि हर चीज के लिए मुसलमानों को ही दोषी न ठहराया जाए। कांग्रेस का प्रयास था कि मुसलमान अकेले ही बदनाम ना हो, ऐसा ना हो कि कल को टेररिज्म जो वर्ड है वो मुसलमानों पर चिपक जाए, इसलिए कांग्रेस ये सब कर रही थी। और मैं इस बात का सबूत भी आपको दे सकता हूं, ये मैं नहीं कह रहा, बराक ओबामा कह रहे हैं। बराक ओबामा की किताब है, उस किताब में आप पढ़ सकते हैं। उस किताब में इन्होंने जिक्र किया है कि जब 26/11 हो गया तब हमने, यानी बराक ओबामा ने या प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने मनमोहन सिंह जी से बोला कि भाई आपके यहाँ ऐसा हमला हुआ है, आप पाकिस्तान पर स्टेप लीजिए, आप चाहें तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। तब मनमोहन सिंह ने मना कर दिया। हमारे देश के एयरफोर्स के जो चीफ हैं, एयर मार्शल, उन्होंने भी बोला था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हैं, सर बताइए क्या करना है। मनमोहन सिंह ने मना कर दिया। मनमोहन सिंह जी ने बराक ओबामा से कहा कि हम स्टेप इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम अगर स्टेप लेंगे तो ये बात और ज्यादा गहरी हो जाएगी कि हाँ ये सब आतंकी मुसलमान थे और मुसलमान और हिंदू में जो एक ग्रुपिंग हो गई है वो ग्रुपिंग और बढ़ जाएगी। इसलिए कहीं मुसलमान अकेले आरोपी दिखाई ना दें, हम इस पर स्टेप नहीं ले रहे। और अगर स्टेप लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो जाए। यानी कि मनमोहन सिंह जी चाहे बीजेपी को फायदा ना हो, उसके लिए कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान को बख्शना पड़े बख्श दो, आतंकियों को बख्शना पड़े बख्श दो। हैरानी की बात है। कसाब को भी जब पकड़ लिया था 2008 में तो आप जान के हैरान होंगे, फांसी दी है 2012 में जाकर के। वो जेल में रहता था, बिरयानी आती थी उसके लिए, व्यवस्थाएं थी उसकी, आप जानिए। बहरहाल ये मैंने मनमोहन सिंह जी और ओबामा का कॉन्वर्सेशन बताया जो इनकी किताब में लिखा हुआ है। इन्होंने अपनी किताब में उसको दर्ज भी किया है और किताब का नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। उसमें आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो कि किस तरह से कांग्रेस बचाने में लगी हुई थी। उसके बाद अब सीन आता है तहव्वुर राणा और डेविड हेडली का। मैंने आपको ये बेसिक चीजें बता दी। अब इन दोनों का रोल सुनिए कि साहब पूरे अटैक में ये दोनों कहां थे। लश्कर ए तैयबा ने डेविड हेडली को यह जिम्मेदारी दी कि आप मुंबई जाओ और रेकी करो। रेकी करने का मतलब है जहां जहां अटैक होने हैं वहां आइडेंटिफाई करो कि अच्छा यहां पर कितने लोग आते हैं, कितने बजे आते हैं, कौन सा दरवाजा है, कहां से, मतलब सारा कुछ देखना है आपको, पिक्चर खींचनी है और पूरा प्लान तैयार करना है। ये मुंबई के कई चक्कर लगाता है, लगभग 5 चक्कर इसके लग जाते हैं। लेकिन बार बार कोई आदमी विदेशी मुंबई आ रहा है और जा रहा है, इस बात को एनआईए भी ट्रैक कर रही होती है, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ट्रैक कर रही होती है, रॉ ट्रैक कर रही होती है। तो इसको डर था कि कहीं मैं रडार में ना आ जाऊं कि यार ये आदमी बार बार मुंबई आता है फिर चला जाता है, इतना क्या इंटरेस्ट है इसे मुंबई में, तो रडार में ये ना आ जाए, इसलिए इसको एक कंपनी में एज अ एम्प्लॉय जोड़ लिया गया। वो कंपनी जो खोली गई मुंबई में जिसमें इसे एज एन एम्प्लॉय जोड़ा गया, वो कंपनी इमिग्रेशन और ट्रेवल एजेंसी थी जो लोगों को आने जाने, वीजा, पासपोर्ट, इन सब में मदद करती है। और ये जो कंपनी थी इसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड। ये कंपनी तहव्वुर राणा की थी और तहव्वुर राणा यूएसए में बैठा हुआ था, शिकागो में, वहां बैठ करके इस कंपनी को चलाता था। और लगभग 2001 के बाद से, जब से वो कनाडा में बेस्ड हुआ था, उसके बाद से वो इसी नाम की कंपनी को पहले कनाडा में चला रहा था फिर यूएस में चला रहा था।
तो इसने तहव्वुर राणा ने यूएसए में बैठ करके इससे कहा कि तुम मुंबई जाओ और मैंने एक ब्रांच खोल दिया फर्जी, उस कंपनी से जुड़ जाओ और उस कंपनी के तहत आते जाते रहो, तो लोगों को डाउट नहीं होगा, सबको लगेगा कि भाई एम्प्लॉय है, काम से आता जाता रहता, कभी मुंबई आता कभी कहीं जाता है, तो डाउट नहीं होगा। अब तहव्वुर राणा ने जो ये कंपनी खोली, इस पूरी कंपनी के माध्यम से इसको एक बेस मिल गया और ये मुंबई में रह के सारा कुछ प्लान कर रहा था। जब इसके अकॉर्डिंग प्लान एग्जीक्यूट हो गया, अच्छा ये जो हमले हो रहे थे, बताया जाता है कि ये हमले 2 फेज में होने थे। पहले फेज में जो हो रहे थे 10 लोगों ने करे सो करे, उसके बाद इनको मुंबई के बाकी ठिकानों पे भी करना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, शायद इसलिए क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस है, एनआईए है, एनएसजी है, कुछ ज्यादा अलर्ट हो गई थी, तो वो कैंसिल करना पड़ा। बाकी और जगहों पर भी संभावित थे। बाद में तो ये भी बताया जा रहा था कि कुंभ भी टारगेट पे था, पुष्कर मेला भी टारगेट पे था, दिल्ली भी टारगेट पे था, कई सारी जगहों पर इनकी साजिश थी जो कैंसिल हो गई या फ्लॉप हो गई, इन्होंने रद्द कर दिया उस मामले को। तो जब ये पकड़े गए, आतंक ये जो कसाब पकड़ा गया, बाकी मारे गए, सारा कुछ हो गया, तो धीरे से डेविड हेडली बाहर निकल लिया, तहव्वुर राणा बाहर बैठा ही था और लंबे समय तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ समय बाद हमें ये हिंट मिली या लिंक मिला कि डेविड हेडली है, बार बार आता था, तो हमने डेविड हेडली को एक्यूज बताया। हमने कहा कि भाई ये आदमी है जो सब कुछ हमारे यहाँ कर रहा है, और ये उस वक्त यूएसए में था और यूएसए ने इस पर नजर रखना स्टार्ट किया। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने गलती कर दी। कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी शातिर हो, कितना भी प्लानर हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। इन्होंने इसी बीच डेनमार्क के एक अखबार के दफ्तर पर हमला करवा दिया। एक्चुअल में उस अखबार ने कार्टून में प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसी चीजें कार्टून बना दिए, कुछ ऐसी चीजें लिख दी जिससे कुछ लोग नाराज हो गए, और उस बात का फायदा उठा करके इन दोनों ने डेनमार्क के उस अखबार के दफ्तर पे हमला करवा दिया। जब हमले की जांच हुई, सारा कुछ हुआ, तो ये दोनों दोषी पाए गए और ये दोनों यूएस में थे। तब यूएस ने इन दोनों को पकड़ लिया। जब भारत ने देखा कि हेडली पर तो हमको डाउट था और ये तो चलो हमारा आरोपी है ही, लेकिन तहव्वुर राणा क्यों उसके साथ जुड़ा हुआ है, तब भारत ने तहव्वुर राणा पर तहकीकात करना स्टार्ट किया और हमने यह पाया कि तहव्वुर राणा नाम का व्यक्ति मुंबई हमले से भी जुड़ा हुआ था, और यह हमारे मुंबई में 11 नवंबर 2008 से लेकर के 21 नवंबर 2008 के बीच में लगभग 10 दिन रुका भी था। तब हमने यूएस से कहा कि देखो अब हम इसको भी अपना आरोपी बता रहे हैं, और हमारी एनआईए ने सन 2011 में एक चार्जशीट तैयार करी और चार्जशीट तैयार करके यूएस को भेजा और बोला कि देखो ये हमारा आरोपी है तहव्वुर राणा, और इसने भी हेडली के साथ मिलकर के पूरा मुंबई हमले की प्लानिंग और प्लॉटिंग करी है। इन दोनों को पकड़ लिया यूएस ने। पकड़ने के बाद इन पर ट्रायल चला। ट्रायल का मतलब है पूरे सबूत लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कहा सुनी जो कुछ भी होती है। और उस ट्रायल में देखा गया कि एक टाइम के बाद तहव्वुर राणा को छोड़ दिया गया। यूएस ने कहा कि ठीक है इंडिया, मान लिया ये तुम्हारे यहां 10 दिन के लिए आया था, ठीक है इंडिया, मान लिया कि तुम्हारे यहां इसने कंपनी खोली हुई है, अब उस कंपनी में इसने हेडली को नौकरी दी, ये भी मान लिया। अब इसको क्या पता कि हेडली कैसा आदमी है, इसको क्या पता कि हेडली वहां रह के क्या कर रहा है। इसकी कंपनी थी, कंपनी कोई भी खोल सकता है, इसने नौकरी दी हेडली को, कोई भी दे सकता है। अब हेडली इसमें कुछ भी करे, इसमें इसका क्या दोष है। यूएस ने यह कह करके इसको, यूएस की अदालत ने इसको बरी कर दिया। और जब यह बरी हो गया 2011 में, तब हमारे देश में इसकी तीखी प्रतिक्रिया देखी गई, और तब हमारे देश के जो गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक ट्वीट किया, आज भी ये ट्वीट मौजूद है। इसमें इन्होंने कहा कि यूएस ने जिस तरह से तहव्वुर राणा को इनोसेंट माना है मुंबई अटैक में, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत की संप्रभुता को चैलेंज करता है। साथ ही इन्होंने इसे हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर सेटबैक माना, एक फेलियर माना फॉरेन पॉलिसी का। मोदी का कहना यह था कि हमारी भारत सरकार पूरे प्रयास नहीं कर रही है, भारत सरकार उस तरह के प्रयास नहीं कर रही जिस तरह के करने चाहिए, उस तरह के सबूत, उस तरह की बातें नहीं कह पा रही है यूएस से, जिससे कि यूएस इस ट्रायल को आगे चलाए। इसलिए भारत सरकार जिस तरह से यूएस से डील कर रही है, एक फॉरेन पॉलिसी के फेलियर को दर्शाता है। फिर 2013 आया। 2013 में डेविड हेडली को 35 साल की सजा हो जाती है, क्योंकि यह कबूल लेता है कि हाँ मैं लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ था, हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया था। कबूलने के बाद यूएस इसे 35 साल की सजा के तहत जेल में डाल देता है। तब से यह जेल में सड़ रहा है। यह खुलेआम घूम रहा था 2011 के बाद। 2011 से 2014 तक यह यूपीए की सरकार थी, कुछ हो नहीं सकता था। 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। नरेंद्र मोदी ने पहले रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, वहां पर ओबामा थे। ओबामा के साथ चीजें कर पाना उतना संभव नहीं था, क्योंकि डेमोक्रेट्स आपको पता है क्या नहीं है। फिर 2016 में जब ट्रम्प चचा आए, यूएसए के प्रेसिडेंट बने,
16-17 में ऑफिस संभाला। तो ट्रम्प चचा के साथ इन सब बातों को करना ठीक था। इसलिए 2018 में भारत ने पुनः यूएसए से कहा कि देखो ये तहव्वुर राणा जिसको आपने छोड़ दिया है ये हमारा आरोपी है और हमारे पास पुख्ता सबूत है, पुख्ता जानकारी है कि इसने 2008 में मुंबई हमलों को करवाने में पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग और फैसिलिटेशन किया है। यूएस की कोर्ट में मामला पहुंचा। यूएस की कोर्ट ने कहा ठीक है हम फिर से ट्रायल चलाते हैं, फिर से इसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। ये यूएस की कोर्ट में उल्टा चला गया भारत के खिलाफ और बोलता है कि जब मेरे पे पहले ट्रायल हो चुका है, मेरे बारे में सारी जांच पड़ताल हो चुकी है और मैं निर्दोष पाया गया हूं, तो वापस मेरे ऊपर ट्रायल क्यों चलाया जा रहा है, मुझे कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट नहीं मानी, इस पर ट्रायल चलते रहे और 2020 तक भारत ने अपने पूरे इंतजामों के साथ इसके लिए जितने सबूत थे, भारत सरकार जो भी कर सकती थी किया और यूएस की कोर्ट को दिया। 2020 में इसको कोर्ट ने दोषी माना। कोर्ट ने कहा कि हाँ ये वहां पर था। फिर हायर कोर्ट में वहां पर बात चली जाती है। 2023 में हायर कोर्ट ने भी माना कि हाँ ये 2008 का आरोपी है। उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि भारत और यूएसए के बीच 1997 में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई है, यानी कि कभी भी कोई भारत का आरोपी यूएसए में जाएगा और यूएसए में पाया जाएगा तो यूएसए की जिम्मेदारी है कि उस आरोपी को वापस भारत को सौंपे और भारत के हवाले कर दे कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उसी प्रकार से अगर यूएस का कोई आरोपी भारत में होगा तो भारत उसको एक्स्ट्राडिट कर देगा और यूएसए को दे देगा। उस ट्रीटी के तहत ये तय किया गया उसकी यूएस की कोर्ट के द्वारा कि इसको वापस भारत दे दिया जाएगा और भारत देने पर मुहर लगाई ट्रंप ने। पिछले साल जब नवंबर में ये मामला पहुंचा वापस यूएस की कोर्ट में, तो यूएस की कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम इसे अब रिहा करने के ऑर्डर देते हैं। फिर इस साल जब प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मिलने गए तो ट्रंप ने फाइनली बोल दिया मीडिया के सामने कि हम तहव्वुर राणा को भारत को सौंप रहे हैं। तब जाकर के ये भारत आया। ये पूरी घटना ये बताती है कि नीयत कैसी होती है, सरकारें कैसे काम करती हैं और किस तरह से हमारे देश को एक जंगल खाना बना दिया गया था, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखकर के फैसले ले रही थी, देश का ध्यान कोई नहीं रख रहा था। इसमें यह भी पता चलता है कि अगर हम प्रयास करें, फॉरेन पॉलिसी मजबूत रखें, बायलैटरल रिलेशंस को अच्छा रखें, तो हम अपने प्रयासों से अपने दुश्मनों को पकड़ भी सकते हैं। कुछ लोग इस बात का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि भारत पन्नू को क्यों नहीं ला पा रहा। कुछ लोग इस बात का भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि दाऊद को अभी तक क्यों नहीं मारा, लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज। देखो, किसको मारा किसको नहीं मारा इस पर तो कोई भी बहस कर सकता है, लेकिन नियत पे कोई नहीं कर सकता। आज तहव्वुर राणा तो आया, हाँ हेडली को इसलिए नहीं आना क्योंकि वहां वैसे ही सड़ रहा है, वो बढ़िया है सड़ने, तो करना क्या है। तहव्वुर राणा एक बहुत बड़ा एक तरीके से बकरा है। ये पाकिस्तान की आर्मी में सर्व कर चुका है। ये कैप्टन की पोस्ट पे था, डॉक्टर था आर्मी में डॉक्टर्स को भी रैंक दी जाती है, तो कैप्टन की पोस्ट पे था। फिर आर्मी छोड़ करके ये कनाडा चला गया, कनाडा से यूएस चला गया, वहां रह करके काम कर रहा था। ये यूएस पाकिस्तान के आईएसआई वाले, आर्मी वाले, लश्कर तैयबा, इन सब के टच में रहा है और इसको बड़ी बारीक जानकारी है कि चीजें वहां पर किस तरह से ऑपरेट की जाती थी और किस तरह से भारत में लोग मिले हुए थे जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। तो ये अगर पकड़ में आएगा, इससे अगर पूछताछ चलेगी, अभी एनआईए के कस्टडी में रहेगा, 18 दिन पूछताछ करेगी। इससे पूछताछ में इस देश में भी गद्दारों की लिस्ट सामने आएगी और बहुत से राज खुलने वाले हैं। इसलिए पाकिस्तान भी डर गया है। कल पाकिस्तान ने इसके भारत आने से पहले ही बोल दिया कि भाई हम इसे अपना पाकिस्तानी मेंबर नहीं मानते, हम तो भाई इसे कनाडा का सिटीजन मानते हैं। बहुत लंबे समय से इसने अपने दस्तावेजों को क्रॉस वेरीफाई नहीं कराया है, इसलिए ये ऐसे पाकिस्तानी सिटीजन है ही नहीं। पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि जब ये वहां पर राज खोलेगा तो पाकिस्तान को पता है कि उसके भी राज खुलेंगे, तो उसने अपना मेंबर, अपना सिटीजन होने से ही मना कर दिया। वो कहता हम नहीं जानते कौन है। अभी तो आप देखना भारत की राजनीति में भी कई लोग ऐसे निकल करके आएंगे जिनके लिंक इससे मिलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज अगर होती है तो सिर्फ बाहर के लोग उसमें शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है, घर के गद्दार भी शामिल होते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो इस पूरी घटना से आप ये जानिए कि किस तरह हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया गया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता था, किसने किस तरह के बयान दिए और जिसने जो कहा वो किया कि नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने 2011 में ट्वीट किया, लोग ये कह सकते हैं कि 2014 में क्यों नहीं लेके आए, 15 में क्यों नहीं लाए, 18 में, 20 में क्यों नहीं लाए, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन चीजों में टाइम लगता है। लेके तो आए ना, नीयत तो थी ना, इस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।